नमस्कार दोस्तों, आज अनसेंसर्ड में बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के एक ऐसे विधायक की जिस पे हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अनगिनत इल्ज़ाम न सिर्फ लगे बल्कि कई साबित भी हुए। फिलहाल वो एक नाबालिग से रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नवादा के विधायक रहे राजबल्लभ यादव की। तो चलिए शुरू करते हैं राजबल्लभ यादव के कारनामों का काला चिट्ठा खोलने का सिलसिला। तो दोस्तों, राजबल्लभ यादव की बात करने से पहले मैं थोड़ा उनका बैकग्राउंड बता दूं। राजबल्लभ यादव कृष्णा यादव के भाई हैं। कृष्णा यादव नवादा विधानसभा से बीजेपी के टिकट पे पहली बार चुनाव लड़कर जीत कर आए और एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद उस सीट पर अपनी दावेदारी ठोकते हैं राजबल्लभ यादव। पूर्व में राजबल्लभ यादव का जो इतिहास रहा वो अवैध खनन, पहाड़ की अवैध खनन करने का, गिट्टी बेचने का, बालू बेचने का, जितने तरह का अवैध कारोबार होता है वो सारा कारोबार और ठेकेदारी और रंगदारी, टैक्स वसूलना, ये तमाम चीज़ें राजबल्लभ यादव के दिनचर्या में, उनके बिजनेस फॉर्मेट में शामिल था। कृष्णा यादव की विरासत को एक तरह से टेक ओवर करने वाले राजबल्लभ यादव कई बार रेप जैसे घृणित अपराध में शामिल पाए गए। कई बार उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, पर वर्तमान में वो एक नाबालिग से रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार शरीफ नालंदा ज़िले में आता है और नालंदा ज़िले में ही एक गांव है। वहाँ की एक लड़की होती है जो बिहार शरीफ में रहकर पढ़ाई करती है, अपनी तैयारी करती है। उसकी एक दोस्त होती है और एक दिन उस लड़की की माँ, उसके दोस्त की, उसकी जो दोस्त है, वो जो लड़की है, उसकी माँ नाबालिग को बर्थडे पार्टी के बहाने अपने घर पे बुलाती है। घटना कुछ यूँ शुरू होता है। ये लड़की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होती है, निकलती है। उसकी माँ उसे आकर गाड़ी में पिक कर लेती है। फिर लोग जाने लगते हैं और जब वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो वो रास्ता उसके घर जाने के बजाय गाड़ी कहीं और जाने लगती है। लड़की पूछती है कि ये तो घर का रास्ता नहीं है, तो वो कुछ बहाना बनाती है कि हमें किसी और को पिक करना है, किसी रिलेटिव को पिक करना है। बातों में उलझाए रखती है और वो पहुंच जाती है उस गाड़ी को लेकर सीधे राजबल्लभ यादव के नवादा स्थित पथरा गांव में, जो उनका आवास होता है, वहां पहुंच जाती है। लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो जो लेडी होती है, जिनका नाम सुलेखा देवी बताया जाता है, वो कहती है कि कुछ नहीं, यहाँ एक व्यक्ति से मिलना है, वो तुमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, बस, और कुछ नहीं है, उसके बाद हम लोग निकल चलेंगे। वो एक बड़े से मकान के अंदर जाती है और अंदर जब वो पहुंचती है तो वो लेडी और वो नाबालिग लड़की दोनों एक हॉल में बैठकर इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है। कमरे में कुछ समय इंतज़ार करने के बाद बाथरूम से राजबल्लभ यादव निकलते हैं। हालांकि लड़की को ये नहीं पता है कि ये व्यक्ति नवादा का विधायक राजबल्लभ यादव है। वो अंदर रूम में दाखिल होता है। वो लेडी सुलेखा देवी वहीं बैठी रहती है और उसकी मौजूदगी में राजबल्लभ यादव उस लड़की के साथ गलत व्यवहार शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की को पहले राजबल्लभ यादव लैपटॉप पे पॉर्न वीडियो दिखाते हैं और वीडियो देखकर सीधा उसी तरह की हरकतें उसके साथ करनी शुरू करते हैं और इसमें वो लेडी भी राजबल्लभ यादव का साथ देती है। उस नाबालिगा के साथ बलात्कार किया जाता है। उसके लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी लड़की यहाँ तक कहती है कि मैं आपकी पोती की उम्र के हूँ, लेकिन राजबल्लभ यादव कोई रहम नहीं दिखाता है। उस लड़की का बलात्कार होता है और उसे 20,000 रुपये देकर ये कहा जाता है कि अपना मुंह बंद रखना। इस तमाम घटनाक्रम के दौरान इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। कई बार लड़की
अपने आप को छुड़ाकर बाहर भागने की कोशिश करती है तो उसके गार्ड पकड़कर वापस उसे रूम में डाल देते हैं। आप ज़रा इमेजिन कीजिए, हम तो घटनाक्रम का ब्यौरा दे रहे हैं आपको, लेकिन हमारा अंतर्मन सिहर उठता है जब इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि क्या बीतती होगी उस लड़की पे। और इस तरह से उस लड़की का बलात्कार कर, उसका वीडियो बनाकर 20,000 रुपये देकर उसकी इज्जत का सौदा किया जाता है और उसे ये धमकी दी जाती है कि अगर उसने इस बात को किसी से बताया तो उसकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी और उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। लड़की घर आती है, लेकिन लड़की हिम्मत वाली निकली है। वो बिहार शरीफ से अपने गांव जाती है और वहां अपने परिवार को अपने साथ घटित इस पूरे वाकये का ब्यौरा देती है। उसके परिवार वाले जब इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो उनके अंदर भी एक आक्रोश आता है और वो जाते हैं महिला थाना बिहार शरीफ में केस करने। लेकिन आम तौर पे जो देखा जाता है कि इनिशियली जब आप थाने जाते हैं किसी कंप्लेन को लेके, एफआईआर को लेके, तो बहुत ही कैजुअल रवैया होता है लोकल थाने का। लड़की का मजाक उड़ाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि जिसने तुम्हारा रेप किया, जब तुम उसे नहीं पहचानती हो तो हम किसके खिलाफ कंप्लेन लिखें। उसकी कंप्लेन नहीं दर्ज की जाती है महिला थाने में और वो थक हार कर किसी तरह ऊपर के अधिकारी के पास पहुंचती है। और उस समय डीआईजी शालीन, जिन्हें मैं इस केस का नायक कहना चाहूँगा, डीआईजी शालीन के पास पहुंचती है और वहाँ जब वो अपनी जब पूरी व्यथा बताती है, अपना पूरा जब ब्यौरा देती है घटनाक्रम का, तो डीआईजी शालीन एक केस रजिस्टर्ड करने को कहते हैं और उस लड़की को जहां ये घटना घटित हुई उस इलाके में ले जाते हैं। चूंकि उसे उस एरिया की पूरी जानकारी नहीं थी, वो चीज़ों को जान नहीं रही थी, इसलिए 2 से 3 दिन वो लड़की उस इलाके में घूमती है और एक समय उसे रोड किनारे एक पोस्टर दिखता है जिसमें राजवल्लभ यादव की तस्वीर दिखती है। तब वो कहती है कि इसी व्यक्ति ने मेरा रेप किया है और इस आधार पे फिर उसे घटना के जगह पे ले जाया जाता है और पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। जब बात लोगों में, मीडिया में फैल जाती है तो प्रशासन पे दबाव बनना शुरू होता है। प्रशासन अगर देखा जाए तो अपर लेवल के जो अधिकारी हैं, जैसा कि मैंने कहा डीआईजी शालीन, उन्होंने काफ़ी त्वरित इसमें कार्रवाई करी। लोकल जो निचले स्तर के, थाने के स्तर के जो कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और अच्छे से सलूक नहीं किया उस लड़की के साथ। जब ऊपर के अधिकारी का दबाव आता है तो लोकल थाना भी एक्टिव मोड में आता है। फॉरेंसिक टीम राजवल्लभ यादव के आवास पे जाती है, तथ्य को कलेक्ट किया जाता है, मीडिया में खबरें आती है, सरकार पर दबाव बढ़ता है और उस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की ही सरकार नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ चल रही थी। मामला हाई प्रोफाइल होते ही इसकी जांच शुरू की जाती है और एक इस केस का जो अच्छा पहलू है, इसमें जांच और जो न्यायिक प्रक्रिया की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसे काफ़ी स्पीडी ट्रायल तरीके से किया जाता है। ये घटना फरवरी 2016 की है। 10 दिन के अंदर जांच प्रारंभ हो जाती है, केस रजिस्टर्ड कर लिया जाता है और राजवल्लभ यादव का जब नाम इसमें सामने आता है तो शुरुआती दौर में जो लड़की की मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी, जांच की गई थी, उसमें गलत तथ्य पेश किया गया था और बताया गया था कि इसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन जब ऊपर के अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू की, दोबारा मेडिकल टेस्ट कराया, तो उसमें यह प्रमाणित हुआ कि लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है। जांच में ये बात प्रमाणित भी हुई कि राजवल्लभ यादव इसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं। राजवल्लभ यादव फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जब चारों तरफ से पुलिस की दबिश पड़ती है तो मजबूरन उन्हें कोर्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ता है और कोर्ट में उन्हें मार्च 2016 को ठीक 1 महीने के अंतराल पे उन्हें आत्मसमर्पण कर देना पड़ता है। लेकिन सितंबर में हाई कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है। क्या दुर्भाग्य कहेंगे उस लड़की का, विडंबना कहेंगे जुडिशरी का, कि एक रेप के कन्विक्टेड व्यक्ति को प्रोसीडिंग्स जारी है पर पूर्व में भी उस पर ऐसे आरोप कई लगते रहे हैं
उसे जमानत दे दी जाती है हाई कोर्ट द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में उसके बेल को खारिज किया और एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, पूरी सटीकता से जांच की गई और दिसंबर 2018 में राजवल्लभ यादव दोषी पाए गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2.5 साल की लंबी लड़ाई उस लड़की ने बड़ी ही दिलेरी से लड़ी और यहां सैल्यूट करना होगा हायर अथॉरिटीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन के हायर अथॉरिटीज़ का, जिन्होंने लड़की को सपोर्ट किया जांच में। अगर ऊपर के अधिकारी भी लचर पचर रवैया अपनाते तो शायद ही इस लड़की को न्याय मिलता। कहा जाता है कि पूर्व में भी राजवल्लभ यादव इस लड़की की बड़ी बहन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर चुके होते हैं। झारखंड से एक लड़की नवादा एग्ज़ाम देने आती है, उसके साथ भी रेप का वाकया सामने आता है, लेकिन सबूतों के अभाव में राजवल्लभ यादव बरी हो जाते हैं। शायद वो लड़की ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई लड़ाई लड़ने में, लेकिन इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई उसकी वजह से राजवल्लभ यादव जैसे दरिंदे आज सलाखों के पीछे हैं। जरा सोचिए और महसूस कीजिए उस लड़की का दर्द, उसके परिवार का दर्द। राजवल्लभ यादव को आजीवन कारावास की सजा होती है और इस घटना में जो लेडी सुलेखा देवी संलिप्त होती है, उसे, उसकी बेटी, उसके पति, इन सबों को भी 10 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। चली गई हम चंद्रपुर, वहाँ से गाड़ी चढ़ी बख्तियारपुर का। तो हम बोले कहाँ लेके जा रहे हैं, तो बोले कि जा रहे हैं बख्तियारपुर, नानी को रिसीव करना, वहाँ से बर्थडे पार्टी में लेके जाना। तो बख्तियारपुर से फिर लेके चली गई, रात में लेके गई थी गिरियक, वहाँ पे ले जाके ऊपर दूसरे फ्लोर पे लेके गई थी। उसके बाद फिर बैठाई रही, उसके बाद बोली कि एक सारा सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नीचे लेके गई, वो आया तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया, अथी कर बदतमीजी। कभी कभी जुडिशियरी पे प्रश्न चिन्ह भी उठता है, तो कभी कभी उसी जुडिशियरी से न्याय मिलता भी है और उम्मीदें तो रहेंगी ही। वही राजवल्लभ यादव जो कभी मंत्री तक रहा राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में, 3 बार का विधायक, शुरुआती दौर में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाला, अपना बाहुबल दिखाने वाला, सरकार को अपने घुटने तक लाने वाला राजवल्लभ यादव कहीं न कहीं आज प्रशासन की चुस्त दुरुस्त रवैये और जुडिशियरी के प्रासंगिक न्याय की वजह से सलाखों के पीछे है और कहीं न कहीं इसी कारण उस पीड़िता को न्याय मिल पाया है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि राजवल्लभ जैसे नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है। आप क्या जानते हैं राजवल्लभ यादव के बारे में, किस रूप में उसकी पहचान आपके नज़र में है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं जल्द ही नए एपिसोड में एक नई वारदात, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।